खुशामदीद। आज 15 जुलाई सन 2022 जुम्मतुल मुबारक का दिन है और हस्बे वादा आपके सामने हाजिर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जे के लेकर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। चाय की चुस्कियों के साथ साथ आप इस वक्त हेडलाइंस भी देखेंगे, बड़ी खबरें भी देखेंगे और साथ साथ हिस्ट्री ऑफ द डे भी देखेंगे। टेलीविजन चैनल पर आप हमारे साथ तो ज्वाइन कर चुके हैं, तो याद रखिएगा हमारी नशरियात को आप कहाँ पर और देख सकते हैं। फेसबुक पर लाइव नशरियात शुरू हो गई है, ट्विटर इंस्टाग्राम पर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी, जहां पर आप खबरें पढ़ेंगे और तजिया भी अपना लिख सकते हैं। और इलाके के मामलात और मसाइल अगर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए से वहां पर आप तहरीरन या तस्वीर के साथ या वीडियो के साथ अपलोड करके हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। प्रोग्राम का टाइप फॉर्मेट है जी, पड़ाव 3 होते हैं खबरों के, और जब हम तीसरे पड़ाव पर आते हैं यानी 9:40 का वक्त होता है तो हमारी कोशिश रहती है कि आखिरी 10 से 12 मिनट जो हो वो आपके लिए वक्त रखे जाए, वहाँ पर आपकी फ़ोन कॉल्स ली जाए और साथ साथ हुकूमत तक आपके मसाइल को पहुँचाया भी जाए। जहाँ एक तरफ से फ़ोन कॉल्स के ज़रिए से आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, वहीं पर अगर आप कोई अपडेट करना चाहते हैं, ख़बरों के हवाले से तजिया करना चाहते हैं, तो आप राब्ता साइटों पर भी ज़रूर अपना तहरीरी मवाद हम तक पहुँचाएँ। फिलहाल करते हैं प्रोग्राम का आगाज़ और आगाज़ करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे से, क्योंकि आज 15 जुलाई है और 15 जुलाई माजी में क्या कुछ हुआ है बताएंगे मेरे साथी आसिफ रशीद। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सलाम जी के आप देख रहे हैं और आज 15 तारीख है जुलाई की। सबसे पहले आपको बताते हैं आज का दिन क्यों अहम है, क्यों इस पर बात करना ज़रूरी है, इतिहास में आज का दिन कैसा रहा है और हिस्ट्री ऑफ द डे से ही शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। सबसे पहले जुलाई की 15 तारीख की बात करें तो 1979 में आज ही के दिन मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म मोरारजी देसाई ने इस्तीफ़ा दिया था। 15 तारीख थी, मुल्क की सियासत में एक बड़ी तब्दीली इमरजेंसी के बाद देखी गई थी। 1995 में बोस्निया के अंदर 8,000 मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, 40,000 मुसलमानों की जबरन मुल्क बदरी कराई गई या हुई उस वक्त 1995 में। 27 बरस से मुकम्मल हो गए और बोस्निया के अंदर इस दिन के हवाले से तकरीबात का भी एहतमाम होता है और तमाम ताकतों को शिकस्त देने की बात कही जाती है जिन्होंने इस तरह के वाक़यात को अंजाम दिया। साल 1926 में पहली बार मोटर बस सर्विस बॉम्बे, मौजूदा वक्त में मुंबई, जहां शुरू हुई, तारीख 15 थी, साल था 1926, 15 जुलाई 1926। इसके अलावा 1984 में पंजाब को दहशतगर्दी से मुतासरा इलाका करार दिया गया और उसके बाद ब्लू स्टार ऑपरेशन और दीगर तरह की हमने कार्रवाइयाँ देखी, लेकिन जो शुरुआत थी वो 84 में सरकार के उस फैसले के साथ कहीं ना कहीं हुई थी जिसमें दहशतगर्द मुतासरा इलाका जो है वो पंजाब को करार दिया गया था। साल 1099 में पहली सलीबी जंग में मुसलमानों को शिकस्त के बाद ममलिकत यरूशलेम का क़याम हुआ। अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक ये साल 1099 और तारीख 15 जुलाई की आती है। इसी तरीके से 1947 में नई दिल्ली से पहली खुसूसी ट्रेन सरकारी अफसरान को लेकर पाकिस्तान पहुंची, 15 तारीख थी। ये पहला ऐसा मौका था जब आज़ादी के वक्त जो खुसूसी ट्रेन थी वो सरकारी अफसरान को लेकर एक मुल्क से दूसरे मुल्क गई हो और बातचीत की कोशिश हुई हो। 1994 में आज ही का दिन था 15 जुलाई का, जब वाशिंगटन अमेरिका के अंदर उर्दन ने इजराइल के साथ सलामती मुआहिदा किया था। 15 तारीख 1994 को आज से ठीक 26-27 वर्ष कबल इसी तरीके से 1904 में 15 जुलाई की तारीख थी, यानी आज, जब अमेरिका के लॉस एंजलिस में पहले बुद्ध मंदिर की तामीर हुई और आज 118 बरस उस पहले मंदिर को मुकम्मल हो चुके हैं जिसकी तामीर को यकीनी बनाया गया था 15 जुलाई 1904 को लॉस एंजलिस अमेरिका के अंदर। ये हिस्ट्री ऑफ द डे में अहम मालूमात थी आज की दिन के हवाले से, जहाँ तक बात है आज के दिन का, जहाँ तक ताल्लुक़ है। लेकिन अब मज़ीद आगे बढ़ेंगे और जहाँ प्रोग्राम आप टीवी पर हमें तो देख ही रहे, लेकिन साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारा साथ निभाएंगे, जहाँ पर आप लाइव नशरियात वक्फे वक्फे से देखेंगे और ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को, फेसबुक, वहाँ लाइव नशरियात के साथ साथ रिकॉर्डेड ख़बरें, तज्ज़िया और तबसरा और इसके अलावा बाकी जो तहरीरी मवाद है उसके लिए भी आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर विजिट कर सकते हैं। तो वहाँ साथ साथ अपना फीडबैक हमेशा की तरह दीजिएगा ताकि प्रोग्राम्स में, इन बुलेटिन्स में मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। आज का प्रोग्राम शुरुआत करते हैं आप खबरों के साथ। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक।
बहुत शुक्रिया आसिफ। खबरों की शुरुआत करते हैं जी। सबसे पहले ज़रा मौसमियाती तब्दीली जो हमारी हो रही है इसकी असल वजह क्या है। माहिरीन का मानना है कि जनाब जब कुदरत के साथ छेड़छाड़ की जाए, यानी कुदरत ने अगर हमें ख़जाने दिए हैं, अनमोल ख़जाने दिए हैं, पेड़ दिए हैं, दरख्त दिए हैं, पानी दिया है, झरने दिए हैं, नदी नाले दिए हैं, जब उनके साथ छेड़छाड़ हो तो उसके बाद मौसमियाती तब्दीली होती है। लेकिन कभी कभी छेड़छाड़ करना बड़ी मुश्किल मजबूरी बनती है, लेकिन उसका मुतबादिल भी ढूंढा जाता है। यही बात हम आपको आज इस खबर में बताने की कोशिश करेंगे कि श्रीनगर रिंग रोड जो नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी के अहदेदारान बना रहे हैं, जिस पर तकरीबन 940 करोड़ के आसपास एस्टिमेट है, अभी उस रास्ते पर 1 लाख के करीब दरख्त जो है वो काटे गए हैं। 1 लाख से ज़्यादा दरख्त, करीबन 1 लाख से ज़्यादा दरख्त, जिनकी मालियत 13.76 करोड़ रुपया बताई जा रही है, ये काटे गए हैं श्रीनगर रिंग रोड पर। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डाटा बताता है। मज़ीद जब ये डाटा इस तरीके का है तो ख़बर इसमें और भी सामने आती है कि किसी तरीके की शजरकारी को हाथ में नहीं लिया गया जहां पर 1 लाख दरख्त काटे गए हो। रास्ता बनाना बड़ा ज़रूरी है, रिंग रोड बनाने बड़े ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो काम करना है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया शायद इस काम को भूल गई। तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा पौधे तो काटे गए, बड़े पेड़ काटे गए, लेकिन प्लांटेशन के नाम पर कुछ भी अभी तक नहीं किया गया है, या कि बाद में किया जाए, इस हवाले से कोई बात नहीं है। जब 1 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे गए, ये कौन से थे जी? ये सरकारी नहीं थे। पेड़ दो तरह के होते हैं, एक प्राइवेट मिल्कियत में आता है, एक सरकारी होता है। तो सरकार काटे तो बाद में वो खुद उसका जवाब है, लेकिन ये इसमें अक्सर आबादी जो पेड़ों की थी वो क्या थी? एप्पल ऑर्चर्ड्स वाले थे, चिनार थे, कदीम चिनार जिसको साला साल लगते हैं चढ़ने में, वॉलनट ट्रीज थे और अखरोट वाले ट्रीज थे, और इन सब को काटा गया जी श्रीनगर रिंग रोड के नाम पर। और ये खुलासा खुद एक आरटीआई के अंदर दिया गया है। और आरटीआई करने वाले शख्स ने हुकूमत से ये जानने की कोशिश की थी कि जनाब ये जो सारा काम चल रहा है, जो ज़रूरी भी है, लेकिन इसके साथ साथ जो गाइडलाइंस है, क्या उन गाइडलाइंस का पूरी तरह से आप पालन करते हैं? तो पता लगा कि उसकी दजिया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बिखेरी गई और हुकूमती इदारे खामोश तमाशाई बने रहे। 42.10 किलोमीटर प्रोजेक्ट है जी, जिसको 940 करोड़ के आसपास रुपया खर्च होना है। प्राइवेट कंपनी को यह काम सौंपा गया है, साल 2018 से काम चल रहा है। और रिंग रोड जो जाएगा जी, ये तकरीबन 52 ऐसे गाँव, 52 विलेज ऐसे हैं 5 ज़िलों के अंदर, जिनमें पुलवामा है, बडगाम है, बारामुल्ला है, श्रीनगर है, बांडीपोरा है, जहां से इसको जाना है। और तकरीबन 36 महीनों से काम यहां पर जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 1 लाख से ज़्यादा दरख्त जब काटे गए हैं तो न्यामुल बदल के तौर पर क्या कुछ किया गया? मजीद इस आरटीआई के अंदर क्या कुछ है और सरकार किस तरीके से इस मामले को देख रही है और माहौलियात के माहिरीन क्या कुछ कह रहे हैं, इस पर जरा गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हिलाल हांजुरी हमारे श्रीनगर ब्यूरो ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल ज्वाइन करने के लिए। एक अहम और बड़ी खबर जो हम वादी कश्मीर के अंदर अक्सर देखते हैं कि बिन मौसम बरसात हो रही है, गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन बुनियादी वजूहात जो है शायद ही इसकी ओर कोई तवज्जो दे रहा है। एक रास्ते को बनाने के लिए 1 लाख पौधे अभी तक ये काटे गए हैं और मुतबादिल के तौर पर कुछ भी हाथ में नहीं है। आरटीआई करदा अफराद की तरफ से क्या सवाल पूछा गया था, क्या कुछ कहा गया था, और सरकारी तौर पर जवाब में कौन से बड़े नुक्ते हैं जो आप नाजरीन के सामने रखेंगे? बिल्कुल गौहर, जो ये रिंग रोड है ये कश्मीर के अंदर ये सिर्फ 5 अजला के 52 देहात से निकलता है। और ये 5 अजला बारामूला, बडगाम, श्रीनगर, पुलवामा और बांडीपुरा है। और यहाँ की जो दिही आबादी है, इन्हीं इलाकों से ये रोड गुजरता है और इसमें ज्यादातर एग्रीकल्चर लैंड जो है वो इसके जद में आता है। और एग्रीकल्चर लैंड के अंदर आप ज्यादा ही जानते हैं कि जो हॉर्टिकल्चर सनत हमारी बची हुई है, और सेब के पेड़, अखरोट के पेड़, मलबरी ट्रीज, और उसके साथ साथ जो दीगर किकर हो या दीगर तरह के जो पेड़ पौधे हैं,
वो इसमें आ गए हैं और इसकी तादाद जो आरटीआई एप्लीकेशन 1,10,000 जो दरख्त गए, यानी इसमें वो दरख्त भी है जिस पर जम्मू कश्मीर के अंदर काटने पर पाबंदी है, चाहे अखरोट का जिक्र करें या हम मलबरी ट्री की जिक्र करें। इन दोनों दरख्तों को काटने पर जम्मू कश्मीर हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर पहले से ही यहाँ जब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ उससे पहले ही यहाँ पर इस पर पाबंदी आई थी, लेकिन चूंकि सरकार के हाथ में है और सरकार समझती है कि जो रिंग रोड है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी आवाम की जरूरत का हामिल है, लेकिन अब जो उस वक्त प्रोजेक्ट जब बनाया गया था उसमें यही कहा गया था, क्योंकि तखमीना लगाया गया था उस वक्त भी कि यहाँ दरख्त काटने पड़ेंगे क्योंकि ये आवाम की बड़ी जरूरत है, लेकिन उसके पेश नजर ये भी कहा गया था कि इसको कंपनसेट करना है। कंपनसेट इस तरह से करना है कि जो दरख्त काटे गए हैं उसको असर नौ लगाना है। साल 2018 का प्रोजेक्ट है और आज तक इस हवाले से एक भी दरख्त नहीं लगाया गया है। गवर्नर 2 कंपनियों के साथ महाता हुआ है, 2 ठेकेदारों के साथ महाता हुआ है और एक को 50,616 दरख्त लगाने थे, लेकिन अभी तक काम हाथ में नहीं लिया गया है और तब से लेकर आज तक लगभग 4 से 5 साल भी बीत चुके हैं। नंबर 2 जो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर था उसे 25,308 दरख्त की जो टनल एक है वो बाज़ाब्ता जाने रोड के दाएं और बाएं तरफ से, तो वहां पर उन्हें लगाने थे ताकि जो माहौलियात है उसे किसी हद तक डैमेज होने से बचाया जा सके। क्योंकि माहिरीन जो है माहौलियात के माहिरीन हैं वो समझते हैं कि इन दरख्तों की माहौलियात की कितनी इंपॉर्टेंस है हर किसी सेक्टर के अंदर, चाहे हेल्थ हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे आपकी वाटर बॉडीज हो, इन सब में माहौलियात का एक रोल बनता है। और इसी पेश नजर इस प्रोजेक्ट को शुरू होने से पहली प्लांटेशन की अहमियत को बताया गया था। अब चूंकि इस रोड को 3 साल की मुद्दत के अंदर अंदर तैयार करने की बात कही गई थी और जैसा कि आपने खुद भी कहा कि 940 करोड़ रुपए की लागत से ये रोड 40 किलोमीटर के आसपास जो कश्मीर के अंदर बनना था उस पर काम जारी था, लेकिन काम अगरचे रोड पर जारी है लेकिन इस माहौलियात को या इन पौधों को, इन दरख्तों को लगाने पर कोई काम शुरू नहीं किया गया है। उल्टा जो इस आरटीआई एप्लीकेशन में यही कहा गया है कि मजीद 1200 दरख्तों को काटने का मंसूबा है और आने वाले वक्त में उन दरख्तों को भी काटा जा सकता है, यानी काटने पर मुकम्मल पर तवज्जो एनएचपीसी या जो इसकी बाकी एजेंसीज हैं जो इसको एग्जीक्यूट कर रही हैं इस काम को, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर है कोई और एजेंसी है, लेकिन नया पौधा, नया यहाँ दरख्त लगाने का कोई प्रोग्राम उन्हें अभी तक नजर नहीं आ रहा। तो इसमें क्या इस तरह का कोई मुआहिदा होता है या जब मंसूबा किसी कंपनी को दिया जाता है कहीं कोई इस चीज का जिक्र होता है कि आप अगर यहाँ पर इतना नुकसान हो सकता है या जिसका तखमीना लगाया जाता है तो इसका कोई मुतबादिल भी साथ साथ तलाशना होता है, कोई इस तरह का एग्रीमेंट, कोई एमओयू साइन होता है, कोई कंपनी को या जिम्मेदारी या फिर जो सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट हमारे पास है, बाकी डिपार्टमेंट से जो शजरकारी मुहिम के कम से कम इस गैप को पूरा कर सकते हैं इन फ्यूचर, हालांकि इतना जल्दी मुमकिन तो नहीं है लेकिन फिर भी क्या कोई इस तरह का कोई पैक्ट पॉसिबल है? एनएचपीसी के साथ जब ये प्रोजेक्ट तय हुआ था, जब उन्होंने ये प्रोजेक्ट हाथ में लिया था तो उसी वक्त जो माहौलियात है, जंगलात है, सोशल फॉरेस्ट्री है या कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का इसका ज्यादा रोल बनता है। तो इस हवाले से उस वक्त इस जरूरत को समझा गया है कि यहाँ पर एक बड़े दरख्तों की जो तादाद है उसको काटना है, यानी 1,10,000 से ज्यादा दरख्त को काटना है और इससे माहौलियात को बड़ा डैमेज हो सकता है। इस हवाले से उस वक्त इसकी जरूरत समझी गई थी और उस प्रोजेक्ट में बाज़ाब्ता तौर पर इसकी गुंजाइश रखी गई है कि अब यहाँ पर लगभग 1 लाख के करीब दरख्त लगाने हैं। हालांकि 75,000 से ज्यादा दरख्त को लगाने का जो काम था वो 2 ग्रुप्स को या 2 ठेकेदारों को उनके साथ माहिदा भी तय हुआ लेकिन काम नहीं हुआ है, यानी उस वक्त इसकी जरूरत समझी गई थी। नंबर 1। नंबर 2 जो उस माहिदे के अंदर मरकजी कानून के तहत जब हम देखते हैं जिनकी जमीनें इसकी जद में आ गई है उन्हें भी जब कंपनसेट करना था तो उन्हें भी मुकम्मल तौर पर कंपनसेट नहीं किया गया है। उसमें आपने देखा होगा कि इस रिंग रोड से वाबस्ता जितनी भी लोगों की जमीनें चली गई हैं वो आए रोज सड़कों पर होती हैं, क्योंकि उनके साथ कानून के मुताबिक जो होना चाहिए था, जो कंपनसेशन को मिलना चाहिए था वो भी उन्हें नहीं मिला था और वो लोग भी इस पे रो रहे थे। तो इस हवाले से इसमें एनएचपीसी ने जो कुछ एक माइट दिखाने की कोशिश की है, सरकार ने माइट दिखाने की कोशिश की है, उसमें चाहे माहौलियात हो या कंपनसेशन हो, दोनों सतहों पर उस माइट को देखा गया है और नतीजा ये है कि अभी
माहौलियाती नुकसान पहुंचता है, और जिनकी जमीनें थी जिनसे ये हादसे हुई हैं उन्हें भी काफी परेशानी तो बहुत बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ी दिलचस्प बात आ रही है, जब आप गुफ्तगू कर रहे थे तो कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि जनाब फॉरेस्ट क्लियरेंस हो गया है जी, तो फॉरेस्ट क्लियरेंस एक्ट के तहत बाद में नेशनल हाईवे को ये जिम्मेदारी नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि नेशनल हाईवे की, मैंने कहा स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए और एनवायरनमेंट माहिरीन को चाहिए कि जब 1 लाख पौधे 1 लाख पेड़ गिर रहे हैं और उन्हें काटा जा रहा है, दरख्तों को बेदरे कटाई हो रही है, और उसके मुकाबले में 1 लाख के मुकाबले अगर 40,000 भी नहीं लगेंगे तो माहौलियाती तब्दीली होगी। श्रीनगर के अंदर यही मौसम होगा कि आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि गर्मी कितनी बढ़ सकती है और बारिशें कब आ सकती है, और फिर उसका असर हमारे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और दीगर शोबों पर भी बुरी तरह से पड़ेगा। फिलहाल सवाल यही है कि 1 लाख पेड़ काटे गए, रास्ता बनाना बहुत ज़रूरी है, मैंने पहले ही कहा, लेकिन हुकूमत के पास इसका मतबादल भी ढूंढना पड़ेगा कि 1 लाख के बदले में 1 लाख पेड़ लगे, क्योंकि आज लगाएंगे तो आने वाले 5-8 सालों में वो कहीं वो दिखेंगे, और 1 लाख के बदले वो 50,000 ही दिखेंगे, क्योंकि हमारा निज़ाम ही ऐसा ही है। वरना जंगलात में जितनी हम शजरकारी करते हैं उसके हिसाब से तो हरा भरा जंगल होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता है, वो सबके सामने है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा एक और अहम और बड़ी बात करते हैं आपके साथ, और ये बड़ी बात उस सर्वे का हिस्सा है जो सर्वे मरकज़ की तरफ से किया गया है, और इससे पता लगा है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर गैर शादीशुदा अफराद की शरह सबसे ज़्यादा दिख रही है। भारत सरकार का सर्वे, और ये ताज़ा सर्वे बताता है कि जम्मू कश्मीर उन रियासतों और यूटीज़ में आता है जहां पर एक बड़ी तादाद नौजवानों की इस वक्त है जो कि गैर शादीशुदा है, अनमैरिड है। करीब 30% ये बनती है। सर्वे को आप देखेंगे तो 29%, जिसका मतलब ये हुआ कि 1/3 हिस्सा, एक बड़ी तादाद नौजवानों की जो इस वक्त गैर शादीशुदा है। और सरकार के सर्वे के मुताबिक, जहां पर इससे पहले भी कहा गया था कि 2021 में नौजवानों की सबसे ज़्यादा तादाद भारत के अंदर है, 2022, 21-22 के दौरान भी ये बात कई मरतबा रिपोर्ट्स में दोहराई जाती रही। ये सर्वे भी बताता है कि नौजवानों की तादाद में कोई कमी मुल्की सतह पर नहीं आई है, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के एतबार से इस रिपोर्ट को देखते हैं तो यहीं पर नौजवानों की तादाद इस कदर, हालांकि इसके पीछे बहुत सारी वजूहात बताई गई हैं, लेकिन 29% जम्मू कश्मीर के नौजवान मौजूदा वक्त में गैर शादीशुदा है, जो किसी भी रियासत या किसी भी यूटी, किसी भी खित्ते के अंदर मुल्क में मौजूदा वक्त में नहीं है। 15 से 29 साल तक के जिन नौजवानों की तादाद है या जिनकी उम्र है, 27.3% ऐसी टोटल जो पॉपुलेशन का हिस्सा है, और 15 से 29 साल जिनकी उम्रें हैं भारत के अंदर, जहां पर सबसे ज्यादा इस उम्र में आने वाले या इस उम्र के दायरे में आने वाले नौजवानों की तादाद है, ये सरकार मानती है। टेक्निकल ग्रुप जो कि पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर इंडिया, और जो मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर अदादोशुमार क्या है वो हर बार सामने लाता है, 2011 से 2036 के दरमियान, और मरकजी वजारत सेहत के ज़ेर एहतमाम ये सर्वे होता है, जिसमें किसी एक खित्ते को, किसी एक यूटी को, किसी एक रियासत को शामिल नहीं किया जाता है। पूरे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से नौजवान कितने हैं, उम्र की जो हद रखी जाती है, 15 से 29 कितने हैं, 29 से 39 के दरमियान कितने हैं, ये सारा डेटा जो है वो एक एक करके सामने आता है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जहाँ तक तादाद है, 15 से 29 साल के नौजवानों की अच्छी खासी तादाद है, लेकिन यही वो नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो अनमैरिड है, गैर शादीशुदा है, सरकार की इस रिपोर्ट के मुताबिक। इसी तरीके से आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यूथ इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट भी जब आप इसके साथ जोड़कर आप देखते हैं तो पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 29.1% ऐसे अफराद हैं जिनकी उम्रें ज़्यादा से ज़्यादा 29 साल तक हैं, अप टू 29 ईयर्स, जो आज के वक्त में भी शादी नहीं कर सके हैं। यानी एक तरफ मरकजी वजारत सेहत की रिपोर्ट, और दूसरी तरफ जब आप देखते हैं इस मिशन के तहत मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट देखते हैं तो 2022 में नौजवानों पर आई रिपोर्ट भी ये बताती है कि जम्मू कश्मीर सरे फहरिस्त है तमाम यूटीज़ और रियासतों में पूरे भारत के अंदर। चलिए जनाब, ये रिपोर्ट आप हमारी सोशल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, राब्ता साइट पर भी देख सकते हैं। मुकम्मल रिपोर्ट थोड़ी देर में वहाँ पर अपलोड हो रही है। उसके बाद आते हैं जी आगे, ज़रा बात करते हैं पार्लियामेंट सेशन की, क्योंकि इसी हफ्ते पार्लियामेंट का सेशन भी शुरू होना है, इसी महीने पार्लियामेंट का सेशन शुरू होना है। और पार्लियामेंट सेशन शुरू होने के लिए जहाँ पहले ही समरी जारी कर दी गई थी और जुलाई 18 तारीख को मानसून का सेशन बुलाया गया था, वहीं पर इस मानसून सेशन के दौरान पहले ही हफ्ते में जम्मू कश्मीर इंतहाई बड़ी सुर्खियों में रहेगा, क्योंकि वजारत दाखिला का
पहला हफ्ता मुकर्रर किया गया है और सबसे ज़्यादा सवालात जो है वजारत दाखिला को मानसून सेशन के दौरान जम्मू कश्मीर को लेकर पूछे गए हैं। जम्मू कश्मीर के अरकान पार्लियामेंट की तरफ से भी पूछे गए हैं और जम्मू कश्मीर से बाहर जो अरकान पार्लियामेंट है, बाएं बाजू जमातों के जो रहनुमा है और या दाएं बाजू के जो लीडर्स हैं, उन्होंने भी मुख्तलिफ सवालात सरकार से पूछे हैं, जिनमें टारगेट किलिंग का भी सवाल है, रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स का सवाल है, ओवरऑल सिचुएशन जो उभर कर सामने दी है इस पर सवाल है। लेकिन दाखिला वजारत इन तमाम सवालात का जवाब देने के लिए तैयार है। इस तरीके की बात जो है वो सामने आ रही है क्योंकि सेशन जब 18 को शुरू होगा तो 18 से ही एक हफ्ते के लिए पहले दाखिला वजारत के तमाम तर सवालों के जवाब जो है वो दिए जाएंगे। मेंबरान कानून साजिया ने जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल पर तकरीबन 40 से ज़्यादा सवालात पूछे हैं जो एक हफ्ते के दौरान पूछे जाएंगे और दाखिला वजारत के ज़राइयों का मानना है कि ये जो सवालात मुख्तलिफ लीडरों की तरफ से, मुख्तलिफ MPs की तरफ से पूछे गए हैं, उनमें दफ़ा 370-35A के इख्तिताम के बाद सूरत हाल को लेकर है, मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशंस को लेकर है, अमरनाथ यात्रा ट्रेजरी को लेकर है, कश्मीरी पंडितों की बाजाबातकारी को लेकर है, टारगेट किलिंग को लेकर है, स्टेट हुड को लेकर है और जम्मू कश्मीर में इंतखाबात को लेकर भी कुछ सवाल पूछे गए हैं। तो इस हफ्ते के दौरान यानी जब से पार्लियामेंट शुरू होगा 40 से ज़्यादा सवाल जो है वो दाखिला वजारत को पूछे गए हैं जम्मू कश्मीर को लेकर। और न सिर्फ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और दीगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोमाओं की तरफ से सवाल पूछे गए, बल्कि बीजेपी ने भी अपने मेंबरों की तरफ से सवाल जो है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से पूछे गए। तो इस तरीके से ये पहला हफ्ता जो है वो काफ़ी गहमा गहम रहेगा और इस गहमा गहमी के बीच जम्मू कश्मीर भी काफ़ी ज़्यादा सरफराज है। एक तरफ से जो प्रोटोकॉल की बातें हो रही है कि क्या अल्फाज कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते, किस पर पाबंदी है, उस पर हंगामा तो होगा ही होगा। उसके साथ साथ जो इस वक्त मौसमियाती तब्दीली हो रही है और जिसकी वजह से बाढ़ की सूरत हाल कई रियासतों के अंदर इस वक्त है, गुजरात है, दीगर इलाके है, उस पर भी गुफ्तगू होगी। लेकिन पहले हफ्ते के दौरान ही जब वजारत दाखिला से सवाल पूछे जाएंगे तो 40 के करीब ऐसे सवाल हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर से है। ये ज़राइयों की तरफ से हमें ख़बर की तस्दीक जो है वो लगातार की गई है। इसके बाद आते हैं जनाब, अब जब जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो आपको ज़रा एक और अहम और बड़े फैसले की भी बात बताते हैं क्योंकि खुफिया इदारे लगातार तहकीकात कर रहे हैं और SIA यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसका दायरा जम्मू कश्मीर का है वो NIA की तरफ पर अब कार्रवाई कर रही है। उनका मानना है कि जनाब जम्मू कश्मीर के अंदर कई ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर के मिलिटेंटों के साथ था, यानी मिलिटेंट आउटफिट उन्होंने खरीदी थी या मिलिटेंटों की थी। उसके बाद वो मिलिटेंट POK या पाकिस्तान के अंदर चले गए, वहाँ पर इंतहा पसंदी और दहशतगर्द ग्रुपों के अंदर रहे और यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टियाँ जो है वो बेची गई हैं और उस बेचने वाला पैसा जो है वो अलहदगी पसंद और इंतहा पसंदी को फ़रोग देने के लिए चलाया गया है और वो पैसा उन्हें पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर दिया गया है। कई अहम म्यूटेशंस यानी कई अहम दस्तावेज़ात रेवेन्यू रिकॉर्ड के सामने आए हैं जहां पर मिलिटेंट की मिल्कियत थी उसको नाम तब्दील करके किसी और पे कर दिया गया, बाद में उसको बेच दिया गया है और इस पूरे मामले की बड़े पैमाने पर तहकीकात जो है वो शुरू हो गई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस ये बड़ा खुलासा किया है कि किस तरीके से टेरर फंडिंग मामला अब चलाया जा रहा है ज़मीनों को लेकर। सीधे श्रीनगर सईद तजम्मुल हमारे साथ है। तजम्मुल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मानना है कि मिलिटेंट अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं जी, या किसी को ट्रांसफ़र करके बेच रहे हैं और वो पैसा मिलिटेंसी के अंदर आ रहा है। क्या कुछ FIR है, क्या कुछ तहकीकात है और क्या कुछ कहा गया है जो ज़राए से अभी तक इतलात सामने आ रही है दिल्ली में हमें? बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। आसिफ, आपका भी शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में साल 1987 के बाद बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने सरहद अबूर करके सरहद के उस तरफ अपनी आगे की जिंदगी को बढ़ाने का फैसला किया। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरहद के उस तरफ सेटल हुए लेकिन उन्होंने मिलिटेंसी को तरक किया और वहां पर वो निजी कामों के सिलसिले में, कारोबार, शादी और बाकी मामलात में ही जुट गए। लेकिन इधर खुफिया इदारे जिनमें NIA पहले ही MBBS सीटों की सेल को लेकर अब तहकीकात कर रहा है। अब एक और मामला, बड़ा हसास मामला सामने आया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के हारवन इलाके में पटमालू से एक शख्स ने अपने 10 मरले की जमीन जो है बेच दी, जो खुद POJK में सेटल हो गया और यहाँ पर उन पे इल्जाम है कि साल 1990 के बाद जो जमीन का प्लॉट 10 मरले का बेचा गया है उसका पैसा जो है वो मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई करने के लिए, मिलिटेंसी की मावनत करने के लिए इस्तेमाल किया गया।
इसी तरह से सोपोर से एक शख्स है जो सरहद अबूर करके मुजफ्फराबाद में सेटल है, वहां से सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव है और इंतहा पसंदी और जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। इस शख्स पे भी इल्जाम है कि इनकी जो प्रॉपर्टी यहाँ थी उसको बेचकर उन्होंने मिलिटेंसी या मिलिटेंटों के मैन पावर के हवाले किया। इसी तरह से मिसालें कई है कि लोलाब कुपवाड़ा का एक शहरी है जो सरहद अबूर करके पाकिस्तान चला गया और सरहद के उस तरफ हालांकि मिलिटेंसी के साथ इनडायरेक्टली जुड़े रहे, लेकिन यहाँ की जमीनात जायदाद जो है उन्होंने बेचकर उसे यहाँ पर मिलिटेंटों के हवाले किया, हुर्रियत के हवाले किया और उस तरफ पाकिस्तान ने उसको तबादला उसका पैसा दिया गया। यानी मामला साफ है, जम्मू कश्मीर में जिन अपराध ने जम्मू कश्मीर की सरजमीन से निकलकर पाकिस्तान पीओजे के और या किसी जगह पर पनाह ले ली और उसके बाद उनकी जो जायदाद यहाँ पे थी, इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी जो यहाँ पे, चाहे उनके मकानात थे, चाहे ढांचे थे, चाहे रेजिडेंशियल थे, नॉन रेजिडेंशियल थे या जमीन के प्लॉट थे, इल्जामात ये है। अब इसमें क्या हो सकता है, जम्मू कश्मीर में रेवेन्यू ऑफिशियल्स को बाज़ाब्ता तौर पर मुतनब्बा किया गया है कि जम्मू कश्मीर में जो जायदादें, जो जमीना यहाँ उन शहरियों की थी जो सरहद अबूर करके गैर कानूनी तरीके से उस तरफ चले गए और उसके बाद यहाँ की जमीनात को बेचकर उसका तबादला पाकिस्तान में उसको वहां की सरकार या वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने उसका पैसा दिया। लेकिन इल्जाम है कि जो प्रॉपर्टी यहाँ बेची गई है और खुद पाकिस्तान में सेटल हो गए हैं, उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल पैसा लेकर मिलिटेंसी के लिए इस्तेमाल किया गया। अब चूंकि सवालात ये हैं, क्या बेशतर लोग जो वहां सेटल हुए हैं वो मिलिटेंसी के साथ है? बिल्कुल, सीआईडी रिपोर्ट में बताया गया कि बेशतर लोग जो पाकिस्तान चले गए, पीओजे के चले गए, उन्हें मिलिटेंसी को तर्क किया हुआ है और जाती कामों में मामलात में जुड़े हुए हैं। लेकिन कश्मीर आते आते अब जम्मू कश्मीर में उस वक्त के रजिस्ट्रार, उस वक्त के रेवेन्यू ऑफिशियल, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कुछ ब्रोकर्स जिन्होंने इसका बड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट उठाया, जिन्हें पाकिस्तान आने जाने का बड़ा एक वसी तजुर्बा है, मौजूदा वक्त में भी उनको वीजा पर, पासपोर्ट पर आने जाने का तजुर्बा हासिल करते हैं, वहां पर जमीनात बेचते हैं, यहाँ पर मकानात खरीदते हैं या यहाँ पर खरीदते हैं वहां पर बेचते हैं। मामला एमबीबीएस सीटों के उस रैकेट के बाद जिसमें बताया जाता है कि इंतहा पसंदी और मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई करने के साथ साथ ऐसे अपराध को मिलिटेंसी के आड़ में एमबीबीएस कॉलेजों में, चाहे वो मुल्तान का हो, खैबर पख्तून का हो, लाहौर का हो, कराची का हो, वहां के मेडिकल कॉलेजों में उन्हें सीटें दी गई। लेकिन उसके बाद एक और तबका जो काम कर रहा है 1990 से लेकर 2022 तक, उन्होंने दारी पर्दा ये ब्रोकर का काम शुरू किया। पाकिस्तान कश्मीर आने जाने का सिलसिला है उनका, उन्होंने वहां पर उनको पैसा दिया, यहाँ से जमीनात वगैरह। बहुत शुक्रिया जी सही तजुमल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तजुमल बता रहे थे कि एसआईए जिस मामले की तहकीकात कर रहा था, उसी तहकीकात के दौरान ये बात भी पता लगी कि कई एंट्रियां ऐसी पाई गई कि किस तरीके से टेरर फंडिंग का मामला चलाया गया। खुद पाकिस्तान में अपनी जायदाद यहाँ पर बेची, वो मिलिटेंसी के लिए लगा दी और वहाँ पाकिस्तान में बैठे उन्हें पैसा भी मिला है। इस तरीके की बातें जो है एसआई की तरफ से सामने रखी गई। अब जरा आते हैं जी आगे, बात करते हैं श्रीनगर के एक और नौजवान की जिसकी मौत गुज़श्ता दिनों हुई और उसके बाद हंगामा भी काफ़ी देखने को मिला। पुलिस के सरबराह भी वहाँ पहुँचे और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट भी आया है। इस बीच अब वालिदा ने बाज़ाब्ता तौर पर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। नटीपोरा में नौजवान की मुबैना हलाकत के बाद लवाहिकीन ने अदालत से रजू किया है और बाज़ाब्ता तौर पर अदालती तहकीकात की मांग की है। आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया गया है। याद रखिएगा कि 21 साला नौजवान मुस्लिम मुनीर जिसे समन किया गया था पुलिस स्टेशन नौगाम के अंदर सैटरडे को, लास्ट सैटरडे को, और उसके बाद आनन फानन में नीम मुर्दा हालात में उसको घर के हवाले कर दिया गया और ये कह दिया गया कि ये ड्रग एडिक्ट था, ओवरडोज किया था, इसलिए उसको वापस कर रहे हैं और आनन फानन में उसकी मौत हुई और मौत के फौरन बाद हंगामा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। जिसके बाद श्रीनगर के एसएसपी मौके पर पहुंचे, उन्होंने वहां पर वालिदैन के साथ बातचीत की, उन्हें यकीन दिलाया कि मामले की तहकीकात होगी और तहकीकात के दौरान इस बात का भी इल्म हुआ कि एक पुलिस एहलकार के खिलाफ गाज गिरी, उसे सस्पेंड करके तहकीकात करने की बात आगे बढ़ाई गई है। लेकिन गैर मुतमईन दिखे इस पूरी कार्रवाई से वालिदैन और अब मुस्लिम मुनीर की वालिदा, मरहूम मुस्लिम मुनीर की वालिदा ने बाज़ाब्ता तौर पर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। शफीका ने अपनी पिटीशन के अंदर जो कुछ लिखा है वो इंतहाई अहम है। उनका मानना है कि उनके बेटे को सही सूरत में लिया गया और नीम मुर्दा हालात में उनके पास रखा गया और आनन फानन में उसने दम तोड़ा और आते आते पुलिस एहलकार ने
एक ब्लैंक वाइट पेपर पर उनसे दस्तखत करवाए और 400 रुपया भी दिया है। ये उस तहरीर के अंदर है, उस शिकायत के अंदर है जो चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने उनकी तरफ से दरख्वास्त रखी गई है। इसके साथ साथ मुस्लिम की जो वालिदा है शफीका, उनका मानना है कि चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट इस पूरे मामले की जो एलिजेड कस्टोडियल किलिंग है, मुबैना कस्टोडियल किलिंग अभी तक दिख रही है, इसकी तहकीकात के हुक्म दे और बाज़ाब्ता तौर पर एक FIR दर्ज कराई जाए जी स्टेशन हाउस ऑफिसर क्राइम ब्रांच श्रीनगर के अंदर, और क्राइम ब्रांच को यह कहा जाए कि वो इस पूरे मामले को ले। पिटीशन फाइल की है एडवोकेट तसद्दुक हुसैन की तरफ से, जिन्होंने कल अपनी बात अदालत के सामने रखी। और इसके साथ साथ जहां SSP क्राइम को ये केस देने की बात कही गई है, वहीं पर एक SIT को बनाने की भी बात कही गई है ताकि इन डेप्थ पता लग सके कि मामला है क्या। ये इस दरख्वास्त के अंदर दिया गया है। पिटिशनर ने अपनी इस दरख्वास्त के अंदर अदालत से ये भी दरख्वास्त की है कि आप SSP क्राइम श्रीनगर को यह हिदायत दे कि वो हमें CCTV फुटेज दें जी पुलिस स्टेशन नौगाम की, सैटरडे उस दिन की जिस दिन उन्हें वहां पर लाया गया और उस दौरान क्या कुछ वहां पर हुआ, वो CCTV फुटेज वो मांग रहे हैं। अदालत की दरख्वास्त में उन्होंने इस बात की भी इल्तिमास दरख्वास्त से किया है। पिटिशनर सबमिट ये भी कर रहे हैं कि परेड करवाई जाए जी उन लोगों की फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने जो लोग इस पूरे मामले में मुलविस है, यानी उनकी निशानदेही कराकर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने रखा जाए ताकि पता लगे कि वो कौन है। अच्छा जी, पोस्टमार्टम जब मुस्लिम का हुआ था वो अभी तक भी नहीं मिला है और मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के अंदर वो पोस्टमार्टम अभी भी अवेटेड है। 10 तारीख का ये इंसिडेंट है, 10 जुलाई का इंसिडेंट है। उसके बाद ये भी साफ कर दिया गया कि पोस्टमार्टम के साथ साथ जो MRI किया गया उसकी कॉपी रिपोर्ट जो है वो अहले खाना को नहीं दी जा रही है। ये भी ये कहा गया कि जनाब वो जो डॉक्यूमेंट है उसका भी वो दिया जाए और न सिर्फ रिपोर्ट दिया जाए बल्कि फिल्म भी मांगी है उन्होंने। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जनाब कवर अप करने के लिए कई चीज़ें की जा रही है, लेकिन अब उन चीज़ों को रोकने के लिए अदालत अपनी कार्रवाई करे। ये मुस्लिम ये जो शफीका है मुस्लिम की वालिदा जिसकी हलाकत हुई, मुनीर मुस्लिम की वालिदा, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अब अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। पुलिस ने पहले ही इंश्योर किया था कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है जी, एक पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड करके तहकीकात शुरू कर दी गई थी, लेकिन शायद मुतमईन नज़र नहीं आए वो और उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। जी आसिफ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात ज़रा अमरनाथ यात्रा के हवाले से भी बताते हैं आपको अपडेट। और आज चूँकि यात्रा का एक और नया दिन है और आज जुमे के रोज़ भी एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर बदलते मौसम के बीच यात्रियों को रवाना किया गया है। जम्मू से जो काफ़िला रवाना हुआ है, खबर है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के ऊपर जहां इस वक्त ट्रैफिक चल रहा है, कुछ एक इलाकों में जहां बारिश के भी इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं और आज बाद दोपहर फिर बारिश हो सकती है। लेकिन दूसरी जानिब आज सुबह 7 बजे बालटल बेस कैंप से और उसके बाद पहलगाम बेस कैंप से भी इतलात हैं कि आर्जी तौर पर जहां यात्रा रोकी गई थी वहां से दोबारा शुरू करने के लिए इंतजामिया की तरफ से मौसम को देखते हुए फैसले लिए जा रहे हैं। मौजूदा इकदाम जो उठाए जा रहे हैं वो मौसम के पेश नज़र उठाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में अब जिन लोगों की मौत हुई है उन यात्रियों की तादाद भी बढ़ रही है। एक तरफ जो हादसे में जो सानहा पेश आया 8 जुलाई को और उसके बाद 15 लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से कहा गया कि लाशें बरामद हुई, 15 लोगों की मौत हुई, कोई लापता नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी 1 दर्जन से ज़ायद यात्रियों की अब तक मौत हो चुकी है। इनमें बहुत सारे लोग मुख्तलिफ अमराज का शिकार थे। कुछ लोगों की हरकतें कल बंद होने से रास्ते में ही कुछ लोगों की मौत हुई और 1-2 लोग इनमें जो हादसे का भी शिकार हुए। ओवरऑल आप देखेंगे तो 1,50,000 के पार ये तादाद पहुंच चुकी है उन यात्रियों की जिनने अब तक दर्शन कर लिए हैं गुफा के। सलीम वानी के पास सीधा चलते हैं सेंट्रल कश्मीर, क्योंकि एक रास्ते पर जहां आर्जी तौर पर यात्रा रोकी गई थी लेकिन दूसरे रास्ते पर अपडेट क्या है, ख़राब मौसम भी है, इस तरह की इतलात हैं। अभी ताज़ा तरीन तफसीलात क्या हैं यात्रा को लेकर अपडेट और साथ ही साथ मौसमियाती तब्दीली, कोई एडवाइजरी जारी हो रही है साथ साथ सलीम सेंट्रल कश्मीर में? हेलो जी सलीम, आवाज़ पहुंच रही है? जी 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 अपडेट करें मौसम भी और साथ साथ यात्रा को लेकर भी। जी आसिफ, जो आज रात जो पिछली रात थी इसमें बारिश हो रही थी बालतल बेस कैंप में भी, अमरनाथ गुफा के पास भी, लेकिन आज सुबह जो
जत्था हर रोज 3 बजे निकलता था, लेकिन आज उसको रोकना पड़ा। लेकिन आज वो जत्था 7 बजे निकला। 7 बजे 3 से 4 हजार के करीब जो यात्रा है बेस कैंप से, बालतल बेस कैंप से यात्रा अमरनाथ गुफा की तरफ रवाना किया गया है, क्योंकि वहां पे वक्फे वक्फे से पूरी रात को बारिश हो रही थी। लेकिन जी 7 बजे के बाद अभी जो बालतल बेस कैंप का मौसम है वो खुशगवारी है, बारिश रुक गई है, वहां पे उदा मौसम है, और केव के पास भी वैसा ही मौसम है। लेकिन कल दिन को वक्फे वक्फे, चाहे वो आधा घंटा हो चाहे वो पौना घंटा हो, को यात्रा को रोक देना पड़ा, क्योंकि वहां पे भी बारिश हो रही थी। लेकिन पूरे दिन को वो वहां पे यात्रा हो रही है। इस वक्त भी जो बालतल बेस कैंप से आज सुबह सुबह 7 बजे एक जत्था 3 से 4 हजार के करीब जो यात्रा का जत्था है वो अमरनाथ गुफा की तरफ रवाना हुआ है। तो क्या पूरे गुफा जी के ट्रैक के बारे में भी क्या इतला, गुफा के आसपास भी मतला भर आलूद है, बूंदाबांदी का कोई इम्कान है आज? जी बिल्कुल, आज जो पिछली वाली रात थी पूरी रात को बारिश हुई थी, और अभी भी मेरी बात हुई थी केव के पास जो हमारे स्टूडेंट है, उन्होंने ये कहा है कि इस टाइम भी बारिश हल्की सी हो रही है, लेकिन अब मौसम अब खुलने लगा। लेकिन आज यहाँ पे जो मौसम विभाग है उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर में 19 तारीख तक मौसम खुशगवार रहेगा। लेकिन बालतल बेस कैंप का और जो अमरनाथ गुफा का मौसम है वो अलग शाही की मैटर रखता है, क्योंकि वहां पे अलग वो होता है मौसम का हाल। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल बालतल बेस कैंप से यात्रा जो कि सुबह का काफिला रवाना हुआ, लेकिन आइंदा जो फैसले साथ साथ लिए जा रहे हैं वो मौसम की तब्दीली को भी मद्देनजर रखते हुए किए जा रहे हैं। और इन सब के बीच में उम्मीद ये भी की जा रही है कि अब जैसे जैसे मौसम साफ होगा तो जो रामबन में जिन यात्रियों को रुकाया गया था एहतियाती, उनको भी साथ साथ आगे रवाना किया जाएगा, क्योंकि इधर जम्मू से भी 5000 से ज्यादा काफिला यात्रियों पर मुश्तमिल काफिला भी वादी कश्मीर के लिए रवाना हो चुका है। अच्छा, नहीं बात यात्रा की हो रही तो बाजरा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की भी बताते चले, क्योंकि बादल फटने के वाक़े पर पहली बार श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने मीडिया ब्रीफ किया है, और बादल फटने के वाक़े में 15 यात्रियों के अज़जान होने की तस्दीक कर दी गई। यानी जो खबरें आ रही थी कि 17-18, उसमें सिर्फ 15 ऑफिशियल अब आ गया है। उसके साथ साथ 55 लोग जख्मी हुए, जिनमें सिर्फ 2 लोग इस वक्त जेर इलाज है, बाकी सबको रुखसत कर दिया गया है। और अमरनाथ यात्रा को लेकर जो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन था वो ऑपरेशन भी लगभग क्लोज कर दिया गया है, और माना जा रहा है कि किसी जगह पर कोई लाश किसी भी तरीके से नहीं मिली, जिसके बाद अब इलाके को आहिस्ता आहिस्ता करके वहाँ पर जो ऑपरेशन था वो ख़त्म कर दिया गया है। अमरनाथ गार और मुलैका इलाकों की डिजिटल नक्शेसाजी का ऐलान भी कर दिया गया है। डिजिटल मैपिंग होगी, और ये डिजिटल मैपिंग मदद करेगी मुस्तकबिल में यात्रा को मज़ीद बेहतर और फाल बनाने के हवाले से। आपको याद होगा कि सियासी जमातों ने इस यात्रा के अंदर जिस तरीके से यात्रियों को लाया जा रहा है इस पर सख्त सवाल उठाए थे, जिसका जवाब कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बाज़ाब्ता तौर पर दिया, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह साफ कर दिया कि यात्रा सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के ऐन मुताबिक की जा रही है, अरेंजमेंट्स को पहले किया जा रहा है। और जो लोग लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि नाले के पास टेंट क्यों लगाए गए, तो वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी काम हो गया था, और माहिरीन का मानना था कि अगर तेज़ बारिशें भी आएंगी तो इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी जिस तरीके से अवाम ने, सिक्योरिटी एजेंसीज ने और दीगर लोगों ने इस पूरे मामले में एक दूसरे की मदद की है, वो काबिल सताइश है। मनोज सिन्हा साहब ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इस बात की वजाहत कर दी। 2 मिनट तक चलाइएगा जल्दी से मनोज सिन्हा साहब को। विगत 8 जुलाई को सायं 6 बजे के आसपास अत्यधिक बारिश, या मैं कहूँ फ्लैश फ्लड या क्लाउड बर्स्ट के कारण एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें 15 पिलग्रिम्स श्रद्धालु जो है अपनी जान गंवा बैठे। कई दिनों से मीडिया में कई प्रकार की खबरें चल रही थी, इसलिए मुझे लगा कि एक बार मुझे अधिकृत रूप से आप सबको जानकारी देनी चाहिए, तो मैं फिर उसको दोहराता हूँ। टोटल डेथ्स 15 हैं, और उन 15 के नाम और पता हमारे पास है। मोटे तौर पर 55 लोग घायल हुए थे, जिसमें सभी लोग ठीक होकर के एक्सेप्ट 2 डिस्चार्ज हो गए हैं, अपने घरों को चले गए हैं,
और जो 2 हैं स्कीम्स में वो भी स्टेबल है। मैं उम्मीद करता हूं कि 1-2 दिन में वो भी डिस्चार्ज हो जाएंगे। जो 15 डेथ हुई थी, 14 लोगों की बॉडीज उनके परिजनों को पहुंचा दी गई है जिन जिन राज्यों के थे। एक के परिजनों ने क्रीमेशन यहीं किया है। एक बड़ी खबर चल रही थी कि बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। मोटे तौर पर उस समय जो हेल्पलाइन नंबर श्राइन बोर्ड का था या प्रशासन का था, उस पर 200 कॉल्स आई थी। 3-4 दिनों तक उनको ट्रैक किया गया। किसी का मोबाइल बंद था, किसी। तो आज की तारीख में हमारे पास सभी राज्य सरकारों से हम निरंतर संपर्क में हैं। जैसे अखबारों में खबर छपी कि आंध्र प्रदेश के 37 लोग लापता हैं। मेरे पास वो पत्र है आंध्र प्रदेश के रेजिडेंट कमिश्नर का, जिसमें उन्होंने कहा है कि 35 लोग हमारे मिल गए हैं और जो 2 नहीं थे उनके नाम मैं आपको बताता हूं, जी सुधा और पार्वती, ये भी आइडेंटिफाई हो गए। तो आज की तारीख में मैं ये बात कह सकता हूं कि सभी राज्य सरकारों के प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर से यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी हुई तो वहाँ के डीसी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी हम लोगों ने बात की है। तो मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि अब हमारे पास अधिकृत रूप से मिसिंग की कोई जानकारी नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और मोटे तौर पर वो समाप्त हो गया है। कोई डेड बॉडी सुन रहे थे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ऑपरेशन को क्लोज करने की बात कर रहे हैं और कोई मिसिंग नहीं है। इस हवाले से उन्होंने तस्दीक कर ली है। जो लोग जख्मी थे उन्हें वो रूबो सेहत होकर वापस चले गए। 2 लोग सिर्फ शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोगरा के अंदर ज़ेरे इलाज है, वो भी बहुत जल्द वहाँ से रुखसत होंगे। और साथ साथ साफ कर दिया कि मकामी आबादी, फौज और दीगर लोगों ने जिस तरीके से कोऑर्डिनेट करके काम किया है वो काबिल तारीफ है। बात जरा अब सीबीआई अदालत की करते हैं, क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त की सबसे अहम, जिस पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि सीबीआई कोर्ट, टाटा कोर्ट जिसे आप कह रहे हैं, जम्मू के अंदर आज उस पुराने केस की पेशी होनी है। उस पुराने केस पर आज कार्रवाई होनी है जो माजी में हुआ था अगवाकारी का। और उस अगवाकारी केस ने पूरे मुल्क के अंदर सियासी नक्शा ही बदल दिया था। सियासत पर काफी ज्यादा बातें हुई थी, सियासी बयानात आए थे। डॉक्टर रुबिया सईद आज सीबीआई अदालत जम्मू के अंदर पेश हो सकती है। जराए से हमारे पास इत्तला है सीबीआई कोर्ट ने समन जारी किया था रुबिया सईद, जो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी है, 28 मई को, कि वो आज टाटा अदालत, जो स्पेशल जज टाटा कोर्ट है, उनके सामने हाजिर हो और ये मामला बहसती गवाह के तौर पर उन्हें आना होगा। और जो एफआईआर और चार्जशीट दायर की गई है सेक्शन 364, 368, 120 बी और आरपीसी सेक्शन 34 टाटा एक्ट 1987, सेक्शन 727 ऑफ इंडियन आर्म्स एक्ट, इसके खिलाफ था जेकेएलएफ चेयरमैन और ममनुआ तंजीम के सरबरा यासीन मलिक और उनके साथियों के। यानी आज यासीन मलिक के हवाले से आपको याद होगा, इन्होंने हुकूमत और अदालत से यह दरख्वास्त की है कि उन्हें फिजिकल अपीयरेंस के लिए जम्मू लाया जाए ताकि वो खुद जरा करेंगे इस पूरे मामले पर उस चश्मदीद से जिसको आज 25 सालों के बाद कोर्ट के अंदर तलब किया गया है। यह पहला मौका होगा जब डॉक्टर रुबिया सईद कोर्ट के अंदर हाजिर होंगी उस केस को लेकर जो उनके अगवाकारी को लेकर है। डॉक्टर रुबिया सईद इन दिनों तमिलनाडु के अंदर रिहाइश पजीर है और आज बाज़ाब्ता तौर पर सीबीआई की समन पर जम्मू की टाटा अदालत के अंदर पेश हो सकते हैं। सन 1990 था जी, टाटा कोर्ट ने यासीन मलिक पर क्या इल्जामात लगाए हैं वो जरा फटाफट से सुन लीजिएगा। यासीन मलिक और उनके साथियों ने पहले हफ्ते दिसंबर 1989 में एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी रची और डॉक्टर रुबिया सईद की अगवाकारी की। रेजिडेंशियल रोटरी इंटर्नशिप ट्रेनिंग वो कर रही थी लंदन अस्पताल श्रीनगर के अंदर, जहां पर उन्हें बाद में अगवा किया गया और अगवाकारी के इवज में 5 इंतहाई मतलूब तरीन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कमांडरों को छोड़ा गया। अब जिन 5 कमांडरों को छोड़ा गया उनमें हमीद शेख आज इस दुनिया में नहीं है, उसके बाद अल्ताफ अहमद भट्ट, नूर मोहम्मद कलवाल, जावेद अहमद जरगर, शेर खान,
ये मुख्तलिफ जेलों के अंदर बंद थे और इनको छोड़ने की बात कही गई थी उस वक्त, और ये केस 8 दिसंबर 1989 को सामने आया था। और माना जा रहा है कि यासीन मलिक, मोहम्मद रफीक डार, अली मोहम्मद मीर, मोहम्मद इकबाल गंदरू, मुश्ताक अहमद लोन, मंजूर अहमद सोफ़ी, वजाहत बशीर, महराजुद्दीन शेख, शौकत अहमद बख्शी, जावेद अहमद इलियास नलका, नन्नाजी एल सलीम, रियाज अहमद बट, खुर्शीद अहमद डार, बशारत रहमान, तारिक अशरफ शफात अहमद शंगलू और मंजूर अहमद इलियास मुन्ना, इलियास मंजूर इस्लाम, ये सारे लोग थे जी जिन्होंने ये अगवाकारी की। और जावेद पर यह इल्ज़ाम है कि वो गाड़ी में आया, उन्होंने रुबिया सईद को अगवा करवाया, उसके बाद एक नीली कलर की मारुति के अंदर डाला और सीधे सोपोर लिए चले अपने उस जगह पर जहां पर वो ड्यूटी कर रहा था कि वो पीएचई के अंदर मुलाजिम थे। इस तरीके की बात जो है चार्जशीट के अंदर लगाई गई और यह कहा गया कि फ्लैट FB1 इरिगेशन कॉलोनी में कैसे उनको रखा गया और बाद में ये सारा मामला जो है चलाया है। तो उसके बाद सीबीआई इंक्वायरियां भी चल रही थी, अदालत के अंदर केसेस भी चल रहा था, जमानत पे भी कुछ लोग बाहर थे, कुछ लोग अब इस दुनिया में भी नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मोहम्मद यासीन मलिक जिन्होंने अदालत के सामने ये दरख्वास्त की है कि वो इस केस में खुद पैरवी करना चाहते हैं, अदालत के अंदर इन प्रेजेंस होना चाहते हैं और जो गवाह है उन्हें जरा करना चाहते हैं, उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, इसलिए उन्हें इजाजत दीजिए। अब देखना होगा कि आज टाड़ा अदालत के अंदर क्या कुछ होगा। पहली बार डॉक्टर रुबिया सईद तमिलनाडु से होते हुए जम्मू पहुंचेंगी जहां पर वो इस केस की समाअत का हिस्सा बनेगी। इस तरीके की बात जो है वो सामने आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के हवाले से भी करते हैं क्योंकि तैयारियां हर गुजरते दिन के साथ और तेज़ होती जा रही हैं। जहां पर कल हमने आपको बताया था कि तेलंगाना हैदराबाद से 14,500 से ज़्यादा वीवीपैट मशीनें मंगवाई जा रही हैं और 25 और 27 तारीख का दिन भी काफ़ी अहमियत का हामिल है जहां जम्मू और श्रीनगर में जो तरबियत देनी है कुछ अफसरान को वो भी इलेक्शन के सिलसिले में दी जाएगी। लेकिन अब बाकायदा जो इलेक्शन बॉडी है जम्मू कश्मीर की उसकी तरफ से एक तजवीज़ पेश कर दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और कितने मुमकिन तौर पर वादी कश्मीर के अंदर जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो कायम किए जा सकते हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ अजला के तमाम जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं जिनको जिम्मेदारी इलेक्शन में बड़ी होगी उनसे डिटेल्स लेने के बाद इलेक्शन बॉडी की तरफ से अब बाकायदा जो तजवीज़ बनाई गई है उसमें 5,403 कुल पोलिंग स्टेशन कायम करने की तजवीज़ पेश की गई है और इतलात के मुताबिक सबसे ज़्यादा अगर इतने पोलिंग स्टेशन बनते हैं मुमकिन तौर पर वोटर्स भी काफ़ी ज़्यादा इस बार नए वोटर्स को शामिल करके होंगे जो इस बार पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा 31 अक्टूबर तक लिस्ट सामने आएगी। लेकिन 5,403 ये जो सेंटर्स हैं बनाने की तजवीज़ है इनमें इतलात हैं कि श्रीनगर ज़िला ऐसा है जहां पर वादी कश्मीर में 900 से ज़्यादा सेंटर्स या जो इलेक्शन बॉडी ने तजवीज़ रखी है उसमें इन मराकज़ के कायम 5,403 पोलिंग स्टेशन जो होंगे ये 47 हलकों के लिए है और साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया है कि पोलिंग पार्टियां जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जी ये अपनी ड्राफ्ट ऑब्जेक्शन यानी तहरीरी ऑब्जेक्शन जो है वो पोलिंग स्टेशंस को लेकर श्रीनगर के अंदर दर्ज कर सकते हैं 19 जुलाई को वो आके या 19 जुलाई तक वो आके अपनी बात जो है वो रख सकते हैं। इलेक्शन ऑफिसर श्रीनगर की तरफ से कल जो है ये बात सामने रखी गई और अब बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन ऑफिसर श्रीनगर जो है वो कन्वीन करेगा मीटिंग विद रेस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ताकि उन्हें ये मवाद भी दिया जाए और उनका फीडबैक भी लिया जाए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर है कल उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मीटिंग भी ली थी जिस दौरान उन्होंने डिलिमिटेशन जो हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट आई है जिसका ड्राफ्ट रिपोर्ट सामने है सब कुछ सामने है उसके बाद अब जो नए पोलिंग स्टेशंस बनाने हैं उस हवाले से भी एदाद शुमार सामने रखे। श्रीनगर की हम सबसे पहले बात करें मैंने कश्मीर तो याद रखिएगा कि श्रीनगर के अंदर 8 असेंबली हल्के हैं जी और कल इस हवाले से मीटिंग हुई है। पहला हल्का जिसे आप हजरत बल कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं 19 नंबर जिसका है 19 हजरत बल श्रीनगर 107 पोलिंग स्टेशन वहां पर बनाने का प्रोविजन रखा गया है। उसके साथ साथ 20 खानियार हल्के इंतखाब खानियार वहां पर 129 पोलिंग स्टेशन बनाने की बात रखी गई है। 21 हबा कदल वहां पर जी 127 पोलिंग स्टेशन प्रपोज किए गए हैं मुख्तलिफ जगहों पर। इसके साथ साथ जो ड्राफ्ट प्रपोजल
दीगर डिस्ट्रिक्ट्स का भी है, वो भी हमारे सामने आ चुका है। अच्छा, इसके साथ साथ पहले जरा लाल चौक वाली बात करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी लाल चौक है, 22 लाल चौक। अब वहाँ पर 135 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 23 छानापोरा जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, इसमें 91 पोलिंग स्टेशन बनाने की बात कही गई है। 24 जडीबल, यहाँ पर 140 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। ईदगाह के लिए 70 और शाल्टिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 109 पोलिंग स्टेशंस प्रपोज किए गए हैं इलेक्शन अथॉरिटीज की तरफ से। ड्राफ्ट प्रपोजल आने के बाद बडगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर 602 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 148 बडगाम असेंबली सेगमेंट के लिए होंगे, 116 बीरवा के लिए होंगे, 114 खान साहब हल्के इंतखाब के लिए होंगे, 123 शरारी शरीफ हल्के इंतखाब के लिए होंगे और 101 चाडूरा हल्के इंतखाब के लिए होंगे। ये भी प्रपोज किया गया है। 260 पोलिंग स्टेशन प्रपोज किए गए हैं 2 कॉन्स्टिट्यूंसी सेंट्रल कश्मीर गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के लिए, और यहाँ पर 105 कंगन के अंदर होंगे पोलिंग स्टेशंस और 155 पोलिंग स्टेशन प्रपोज किए गए हैं गांदरबल के लिए। यानी श्रीनगर भी हमने आपके सामने रखा, बडगाम भी आपके सामने रखा और गांदरबल भी रखा। इलेक्टोरल अथॉरिटीज की तरफ से मजीद कहा गया कि 300 पोलिंग स्टेशन एस्टैब्लिश किए गए हैं जी 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, नॉर्थ कश्मीर बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहां पर 135 के करीब बांडीपोरा, 135 सोनावारी और 29 गुरेज कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए होंगे। तो ये 300 पोलिंग स्टेशंस प्रपोज किए गए हैं नॉर्थ के अंदर। और इसी तरीके से पब्लिक डोमेन में बारामूला के अंदर जो बातें सामने आई है, 899 पोलिंग स्टेशंस एस्टैब्लिश किए गए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 128 सोपोर के अंदर किए गए हैं। 143 पोलिंग स्टेशन रफियाबाद के अंदर होंगे, 147 उड़ी हल्के इंतखाब के अंदर होंगे, 156 बारामूला के अंदर होंगे, 114 गुलमर्ग के अंदर होंगे, 94 बागुरा के अंदर होंगे, क्रीरी के अंदर 117 होंगे, जो पटन इलाका होगा वहां पर 117 पोलिंग स्टेशंस होंगे। तो इस तरीके से आपका नॉर्थ का ये हिस्सा भी आपके सामने है, बारामूला वाला। उसके बाद कुपवारा जिले की भी आदाद शुमार सामने आ चुकी है। 578 पोलिंग स्टेशंस प्रपोज किए गए हैं। 6 कॉन्स्टिट्यूंसियां वहां पर है। 84 पोलिंग स्टेशन एस्टैब्लिश किए गए हैं जी त्रिगाम कुपवारा वाली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है। 88 कुपवारा के अंदर, 74 किरना के अंदर, 90 लोलाब के अंदर और 132 लंगेट के अंदर और 110 हंदवारा के अंदर। तो इस तरीके से कुपवारा के अंदर कुल पोलिंग स्टेशन होंगे 578। इसी तरीके से जब आप साउथ कश्मीर की ओर देखेंगे तो पुलवामा जिले के अंदर जो प्रपोज किया गया है दैट इज 459 पोलिंग स्टेशंस। और ये प्रपोज जब किए गए तो उसमें पांपोर हल्के इंतखाब 115, त्राल के अंदर 106 पोलिंग स्टेशन होंगे, पुलवामा के अंदर 106 होंगे और राजपुरा के अंदर 123 पोलिंग स्टेशन को प्रपोज किया गया है। शोपियां के अंदर 245 पोलिंग स्टेशन बनाने की बात कही गई है, प्रपोज किया गया है। और 2 कॉन्स्टिट्यूंसियां वहां पर है, शोपियां और जैनापुरा। शोपियां के अंदर 120 पोलिंग मराकज होंगे और जैनापुरा के अंदर 125 प्रपोज किए गए हैं नई हदबंदी के तहत। और अकॉर्डिंगली प्रपोजल जो आया है वो है 798 पोलिंग स्टेशन प्रपोज किए गए हैं साउथ कश्मीर अनंतनाग की डिस्ट्रिक्ट के लिए। और जहां पर दूरू हल्का इंतखाब जो है 146, कोकरनाग एसटी जो है वहां पर 111, अनंतनाग वेस्ट जो है 138, 70 अनंतनाग प्रॉपर के लिए, 117 श्री गुफवारा के लिए और 121 शांगस अनंतनाग ईस्ट के लिए और 95 पोलिंग स्टेशन जो है वो पहलगाम हल्के इंतखाब के लिए जो है वो कराए गए हैं। इसी तरीके से साउथ कश्मीर का कुलगाम, नॉर्थ के बाद साउथ का आखिरी डिस्ट्रिक्ट कुलगाम है जहां पर 349 पोलिंग स्टेशंस को बनाने की बात कही गई है। और ये पोलिंग मरकज जो होंगे 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर होंगे। 102 कॉन्स्टिट्यूंसियां 102 पोलिंग मरकज जो होंगे वो दमहाल हांजीपोरा होगा। उसके बाद 127 कुलगाम प्रॉपर होगा और 120 पोलिंग स्टेशन जो है वो दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए रखे गए हैं। तो इस तरीके से एंटायर कश्मीर प्रोविंस के अंदर कितने पोलिंग स्टेशन हैं, किस हल्के इंतखाब में कितने हैं, वो हमने आपके सामने रख दिया है। जनाब छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि सरकार और कुछ क्या करना चाह रही है, दलाई लामा का क्या कुछ प्रोग्राम है, सऊदी अरबिया का एक बड़ा फैसला आया है जिसको बाद अरब दुनिया के अंदर काफी सवाल भी उठ रहे हैं। बताएंगे आपको बैक टू बैक इन सभी खबरों के हवाले, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद।